कल हम चर्चा कर रहे थे 1857 के विद्रोह के स्वरूप की, जिसमें आपने सुना बहुत सारी चीज़ें रही, लेकिन निष्कर्ष पर अगर हम देखें तो अग्रणी पंक्ति में हमारे सैनिकों के द्वारा विद्रोह की शुरुआत की गई। और आज हम चर्चा करेंगे इसके कारण क्या है। हमेशा से जब भी कोई बड़ी क्रांति, बड़ा परिवर्तन होता है तो उसके विभिन्न कारण होते हैं, न कि केवल एक कारण से बड़ा कोई मुद्दा खड़ा होगा। और ये 1857 की क्रांति अगर आप देखें तो भारतीय राजनीति, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या थी, अभिप्रेरणा, एक पृष्ठभूमि थी, एक मंच था जहाँ से जिनके मनों में उद्गार था अंग्रेजों के प्रति या आज़ादी के प्रति, वो आज़ादी किस फॉर्मेट में उस दौरान थी वो अलग बात है। वो उस समय क्या चाह रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध बोलने की जो क्षमता डेवलप वो 1857 के विरुद्ध। उनके कारणों में देखें तो राजनीतिक कारण, समाज में धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण और हर मुद्दे का तात्कालिक कारण होता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय विश्व युद्धों की बात करें, पहले प्रथम विश्व युद्ध के भी तात्कालिक कारण थे, द्वितीय विश्व युद्ध के भी तात्कालिक कारण। राजनीतिक कारणों में देखें तो मुगल बादशाह की उपेक्षा किस तरह से, उपेक्षा इस तरह से थी 1803 से जब शाह आलम द्वितीय सत्ता में आया, जिसका वास्तविक नाम अली गौहर था, तो मुगल बादशाह केवल अंग्रेजों के संरक्षण में सिर्फ चला जाता है और एक प्रतीकात्मक रूप से सत्ता का भोगी बन जाता है। एम हर्ट नामक गवर्नर था, जिसने बादशाह को साफ साफ समझा दिया कि वह नाम मात्र का बादशाह है। और आकलैंड ने कहा कि बादशाह अपनी मांगों को त्याग दे, जो उनकी मांगे थी, जैसे कि नजर देना और दरबार लगाना और खिल्लत देना इत्यादि जोड़ होते हैं कि मांग। डलहौजी ने कहा कि बादशाह को लाल किला खाली कर दिया। परिणाम ये हुआ कि बादशाह ने अपमान महसूस किया और वो एक मौके की तलाश में तत्पर रहे। जैसे ही अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिकों ने एक विद्रोह किया, उसी दौरान उन्होंने सैनिकों को हटा दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध। आप देखते हैं कि जब मुगल विद्रोह शुरू होता है मेरठ में, तो क्या होता है कि अंग्रेज दिल्ली पर जब हमारे सैनिकों ने कब्जा किया तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, बहादुर शाह जफर को सत्ता में बिठा कर वहाँ उनको केंद्र में रख करके शासन और आक्रमण की जो नीति थी, उनके विरोध की अंग्रेजों के, उसका केंद्र बहादुर शाह जफर को बना। दूसरी महत्वपूर्ण घटना थी डलहौजी की राज से भारत की। आप देखें तो सतारा, जयपुर, संबलपुर, सतारा को 1848 में, जयपुर को 49 में, 1849 में, संबलपुर को 1849, बाघाट को 50, उदयपुर 1852। झांसी एक महत्वपूर्ण सत्ता थी जहाँ लक्ष्मीबाई, जिन्होंने विद्रोह में एक बड़ा रोल अदा किया और वीर गति को प्राप्त हुई लड़ते हुए, जिनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि ये कोई ऐसी ईरानी थी, मात्र एक ऐसी योद्धा थी जो महिला होते हुए पुरुष थी। तो और दूसरी इसी भारत मिल के परिणाम में दूसरा महत्वपूर्ण कारण था, आउटरम जनरल का एक सेनापति था, उसके रिपोर्ट पर अवध को कुशासन किया गया था। फरवरी 1856 में शासन में मिला दिया गया। परिणाम ये हुआ कि वहाँ के सत्ताधारी शासक ने विरोध किया। और एक महत्वपूर्ण घटना दूसरी और है, तो नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई। आंग्ल और मराठों के बीच तीन युद्ध होते हैं। 1803 में होता क्या, सॉरी 1818 में आखिरी युद्ध लड़ा जाता है, जिसमें पेशवा बाजीराव दिल्ली हार जाते हैं और उनको पराजित होने के बाद बिठूर नागपुर के पास एक
छोटी सी पंचायत थी, वहाँ पे उन्हें रख दिया जाता है। 1853 में अक्टूबर को उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के साथ ही उनके पुत्र नाना साहब, जिसका वास्तविक नाम जोंदू पंत था, इनकी पेंशन रोक दी जाती है। और आप देखेंगे 1857 में जो विद्रोह का बंधन किया नाना साहब ने किया। 1854 में इनाम कमीशन आया, दलहौजी ने इनाम कमीशन लगाया। इनाम कमीशन का में ये था कि जो जागीरदार थे, जमींदार थे, उनकी 3500 जागीरों का सर्वे कराया गया और 2000 जागीरों को जब्त कर लिया गया। परिणाम ये हुआ कि वो औसत की तलाश में थे, मौका मिलते ही हम विद्रोह या शासन के अंग्रेज शासन के विरुद्ध हम अपना हथियार उठाते। तो ये थी बात राजनीतिक कारणों की। सामाजिक और धार्मिक कारण हर देश के लिए, हर व्यक्ति के लिए आज भी वो चीजें हैं। अगर धार्मिक भावनाओं की को ठेस पहुंचाने की बात होती है तो लोग विरोध करते हैं। तो ऐसा ही हुआ। अंग्रेज स्वतंत्र विचारधाराओं के परिणाम भारत में मौजूद तकरीबन था बाल विवाह, विधवा विवाह, शिशु वध जैसी कुरीतियों को समाप्त करना चाहते थे। लेकिन 1800 देखिए, अगर तो 1829 में नियम 18 के तहत नियम 18 के लॉर्ड बेंटिंक ने सती प्रथा को बंद कर दिया। दूसरा महत्वपूर्ण था, बाल विवाह को भी रोकने का प्रयास हुआ, विधवा विवाह। आखिरकार 19वीं सदी के लास्ट तक बाल विवाह, विधवा विवाह और कई कानून बन जाते हैं। और हमारे दूसरा महत्वपूर्ण था शिशुवध। शिशुवध खासतौर बड़े वर्ग में, जो हमारी रियासती वर्ग था, उसमें जब बच्चा कन्या जन्म के दौरान उसका मृत्यु उसको बंद कर दिया जाता था। 1795 में नियम 21 के तहत जहाँ उन्होंने और बेलगली में धारा 6 के तहत 1802 में शिशुवध को प्रतिबंधित कर दिया। और इस महत्वपूर्ण घटना की एलेन बरो द्वारा जो दास प्रथा का अंत कर दिया नियम 5 के तहत। और भारतीय जो शिक्षण प्रणाली थी, बहुत सारे ईसाई मिशनरी आते हैं भारत में, जिसको प्रभावित करने का कार्य था। तो 13 में ईसाई मिशनरियों को ब्रिटिश शासन द्वारा प्रचार करने का की अनुमति दे दी जाती है। जिसका नुकसान ये होता है कि ये भारतीयों को मोटिवेट करके ईसाई बनाने का कार्य शुरू होता है, जो हमारे एक जागरूक वर्ग को कहीं कहीं बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। फिर 1837 की घटना है, अकाल दौरान पड़ता है, जिसमें बहुत सारे लोगों को ईसाई बना लिया जाता है। 1845 के में एक नियम बना दिया गया, इसमें कैदियों को, जो कैदी होते थे पहले क्या करते थे, वो बर्तन अपने घरों से ले जाया करते थे, उनको बर्तन ले आने का प्रतिबंध कर दिया गया। और साथ में जो वो भोजन, उनको रसोईया जो था, जो खाना उन्हें उनके लिए बनाता था, वो क्या करते थे, रसोईया ब्राह्मण हुआ करता। और इन्होंने क्या किया, 1845 के बाद रसोईया ब्राह्मण नहीं रखा गया, वो कोई भी हो सकता था। जो हमारे जो धार्मिक लोग थे, जो कट्टर धार्मिक थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, उनके लिए वो एक नकारात्मक सोच थी और वो उसकी वजह से वो उसका विरोध कर दिया। अप्रैल 1850 की घटना है, जिसमें लेक्स लॉकी कानून अर्थात धार्मिक अयोग्यता अधिनियम बना दिया गया, जिसके तहत ये व्यवस्था की गई, जैसे अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके पुत्र को उत्तराधिकार तभी मिलता था जब वो ईसाई धर्म को स्वीकार करता। अगर ईसाई धर्म स्वीकार नहीं करता था तो उसकी उत्तराधिकारिता जो है खत्म कर दी जाती थी, उसको उत्तराधिकार से वंचित कर दिया जाता था। ये इतने महत्वपूर्ण कारण थे सामाजिक और धार्मिक रूप से। और रहे कुछ आर्थिक कारण, जब अंग्रेज भारत इंडिया में आए तो उन्होंने भारत के छोटे छोटे कुटीर उद्योगों से सजा हुआ था और प्रत्येक किसान अपनी रोजी रोटी प्राप्त कर सकता था। लेकिन हुआ क्या, अंग्रेज आते ही भारत के जो व्यापार का जो सिस्टम था, जो अंग्रेजों का क्या हुआ कि उन्होंने जो सूद पैदा किया, अपना बनाया, अब इनको केवल मार्केट बना दिया। सूद पैदा करते थे तो
ये केवल उत्पादन करते थे, उसका धागा नहीं बना सकते थे। बहुत सारी चीज़ें, नील का उद्योग आया और ऐसे बहुत सारे उद्योग जो जिससे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको चौपट कर दी। भारत में कुछ महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री थे, दादा भाई नौरोजी, आरसी दत्त, गोपाल सिंह गोखले आदि ने इसका विरोध किया। और 1861 में नौरोजी ने लिखी एक किताब जिसका नाम था पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें उन्होंने भारत के धन निष्कासन, जो पैसे भारत से विदेशों में जा रहे थे वो किस तरह जा रहे थे, उसका प्रदर्शन किया और इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट जनता पे आया। बात करें हम सैनिक कारणों की, तो पहली बार जो अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिकों ने विरोध किया तो 1764 में, बक्सर का याद होगा आपको। तो 1764 में मीर कासिम के विरुद्ध जब मुनरो लड़ा तो उस दौरान सेना की एक टुकड़ी थी जिसमें 24 सैनिक थे। 24 सैनिकों ने विरोध किया अंग्रेजों का और अंग्रेजी सत्ता सेना का, और वो मीर कासिम की तरफ से लड़ना शुरू कर देते हैं। तो परिणाम में होता है कि उनको तोप से उड़ा दिया जाता है। और प्रथम अगर धार्मिक और सैनिक विद्रोह की बात करें तो 1806 में वेल्लोर में रीजन एक था, कान में बाली नहीं पहन सकते थे और सिर पर पगड़ी नहीं बांध सकते थे, माथे पर टीका नहीं लगा सकते थे, और इन सब की जगह कौन लेता है, जिसमें चर्बी का धब्बा लगा हुआ होता था और पंख लगे होते थे। और उनको 1806 के विद्रोह को फिर से प्रथम धार्मिक सैनिक विद्रोह के नाम से जाना जाता है। इस विद्रोह को हवा देने का काम टीपू के पुत्रों ने, वहाँ से जो उनके कैद में थे, उन्होंने इस विद्रोह को हवा दी और सैनिकों ने इसका विरोध किया। और एक महत्वपूर्ण सैनिक कारण और था, 1854 में भारतीय सैनिकों को निःशुल्क जो पत्र प्रेषण कर रहा था उससे प्रतिबंधित कर दिया गया, जिसका लोग सैनिकों पर बैड इफेक्ट। 1854 में कैबिनेट ने सेना में भर्ती का नियम बना दिया। इस नियम के तहत क्या था कि भारतीय सैनिकों को कहीं भी जाने के लिए उनको बाध्य किया जा सकता था। अर्थात जो समुद्र, भारत के जो धार्मिक परंपराओं में देखें, समुद्र की यात्रा, समुद्र पार करना, समुद्र पे यात्रा करना प्रतिबंधित था। और इसमें हमारे सैनिकों को, भारतीय सैनिकों को समुद्र भी पार करना पड़ता था। इसका परिणाम ये हुआ, सैनिकों के मन में इस बात के लिए विरोध था कि उनको समुद्री सीमाओं को पार करना पड़ रहा है। और सैनिक कानून में और महत्वपूर्ण चीजें अगर हम देखें तो हमारे जो सैनिक थे बंगाल, और एक विद्रोह का पनपा था बंगाल, विद्रोह की जो जड़ें थी बंगाल में थी, और वहाँ पे बहुत सारे हमारे जो सैनिक थे ब्राह्मण थे और क्षत्रिय थे, और जिन लोगों को ये सब चीजें ब्राह्मणों और क्षत्रियों को उनके विरुद्ध धार्मिक विद्रोह, धार्मिक परिवर्तन हुए, उनके धर्मों को जिस तरह हस्तक्षेप किया गया, उसके विरोध में वो सैनिकों के रूप में सैनिक थे। उसका परिणाम ये हुआ कि वो धार्मिक सैनिक कारण जो था वो कहीं न कहीं से धार्मिक कारण था, क्योंकि उससे उनकी जो धार्मिकता वो प्रभावित हो रही थी। अब हम बात करें तो तात्कालिक कारण की। 1856 में जो हमारे पहले बंदूक हमारे सैनिक जो यूज करते थे वो एक ही ब्राउन बैग थी। 1856 से पहले 56 में आई न्यू राइफल, इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाना था। इसमें इस तरह की अफवाह फैली थी, इस तरह की अफवाह फैली कि जो उसमें
कारतूस लगते थे वो सुअर या गाय की चर्बी के होते थे, लेकिन होता क्या था, और उस कारतूस को मुंह से खींचना पड़ता था। और ये अफवाह, जब अफवाह की पड़ताल हुई तो पता चला कि ये बात सही है। तो जिसके विरोध में जिसके विरोध में जनवरी 1857 तक सैनिकों में ये चीज घर कर गई थी कि ये हमारी धार्मिकता के विरुद्ध ही है। तो इस दौरान क्या होता है, यहीं से विद्रोह की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है। मंगल पांडे विद्रोह करने के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। विद्रोह का परिणाम होता है। तो और मार्च 1857 में मंगल पांडे द्वारा विद्रोह कर दिया जाता है। और इसी तरह कारणों पे एक चर्चा हो चुकी है, तो हम आगे बात करेंगे 1857 के विद्रोह के प्रसार कैसे किस तरह से शुरू होता है और इसका परिणाम क्या होता है, और इसके असफलता के कारण क्या है, ये असफल क्यों रहा। ओके, थैंक यू।